हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। पार्ट 1 तो आपने देख लिया होगा, तो आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। आनुवंशिक पदार्थ एवं आणविक जीव विज्ञान, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को देखेंगे। डीएनए की संरचना और प्रकार। डीएनए की वॉटसन क्रिक संरचना, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वॉटसन और क्रिक 1953 ने डीएनए का द्विकुंडली मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल दिया। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 घटकों से बना होता है: डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजन क्षार। क्षार 2 प्रकार के होते हैं: प्यूरीन, एडेनिन, ग्वानिन और पिरिमिडिन, थाइमिन और साइटोसिन। यानी प्यूरीन के अंदर आता है आपका एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिडीन के अंदर आता है थाइमिन और साइटोसिन। तो याद होना चाहिए, प्यूरीन के अंदर एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडिन के अंदर थाइमिन साइटोसिन। चोरगोफ का एक नियम था, उनके अनुसार प्यूरीन की कुल मात्रा हमेशा पिरिडीन के बराबर होती है। इसका मतलब A + G = T + C, या फिर इसको हम कह सकते हैं A/T = G/C = 1। ठीक है। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध, यानी A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे द्वारा, और ग्वानिन और साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंधे, यानी G≡C द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है। डीएनए के एक पूर्ण घुमाव पिच की लंबाई कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर, जिसको हम 34 एंगस्ट्रम भी कहते हैं। इसमें 10 क्षार युग्म होते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपके डीएनए के प्रकार, कन्फॉर्मेशंस ऑफ डीएनए। बी डीएनए सामान्य जलीय अवस्था में पाया जाने वाला दाएं हाथ का कुंडल, राइट हैंडेड हेलिक्स, प्रत्येक प्रति घुमाव 10 बॉन्ड पेयर। ए डीएनए निर्जलीकृत डिहाइड्रेट अवस्था में दाएं हाथ का कुंडल, प्रति घुमाव 11 बॉन्ड पेयर। जेड डीएनए, इसकी खोज अलेक्जेंडर रिच ने की थी। यह बाएं हाथ का कुंडल, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। इसका फॉस्फेट अक्षर टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग होता है। इसमें प्रति घुमाव 12 बॉन्ड पेयर 6 द्विक इकाइयां पाई जाती है। ठीक है। फिर है आपका डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन। अर्ध संरक्षी प्रतिकृति, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। डीएनए का प्रतिकरण अर्ध संरक्षी होता है, जिसका अर्थ है कि नए बनने वाले डीएनए द्विकुंडल में एक श्रृंखला पुरानी पैतृक और एक श्रृंखला नई संश्लेषित होती है। इसे मेसल्सन और स्टॉल, ठीक है, 1958 ने इकोलाई बैक्टीरिया और नाइट्रोजन के भारी समस्थानिक N15 और N14 का उपयोग करके प्रमाणित किया था। डीएनए डुप्लीकेट्स वाया अ सेमी कंजर्वेटिव टेम्पलेट प्रोसेस where each newly formed daughter double helix retains one intact original parental strand and one newly synthesized strand. This was definitely proved by Michelson and Stahl 1958 using E. coli grown in heavy nitrogen isotope N15 and N14 equilibrium density gradient centrifugation। प्रतिकृति की क्रियाविधि और एंजाइम, एंजाइमोलॉजी ऑफ रेप्लिकेशन। यह प्रक्रिया हमेशा 5 स्टैंड से 3 स्टैंड दिशा में होती है। मुख्य एंजाइम निम्नलिखित है: हेलिकेज, डीएनए के दोनों धागों को अनवाइंड, खोलना करता है। टोपो आइसोमरेज, जिसको हम जाइरेज भी कहते हैं, डीएनए के खुलने से उत्पन्न होने वाले तनाव, सुपर कूलिंग टेंशन को दूर करता है। तो आप याद रखना चाहिए क्या है? टोपो आइसोमरेज। ठीक है। आरएनए प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज को क्रिया शुरू करने के लिए 3' से OH सिरा प्रदान करता है। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मुख्य एंजाइम, जो नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर श्रृंखला को बढ़ावा देता है। ठीक है। और लैगिंग स्टैंड और ओकाजाकी खंड, ये है आपका 5' से 3' दिशा वाले धागे पर डीएनए का संश्लेषण छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, जिन्हें ओकाजाकी खंड या फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। इन खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है। तो आपको याद रखना है, ये जो आपके 5' 3' दिशा वाले जो धागे हैं, संश्लेषित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, टूट जाते हैं। इनको जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज करता है। ठीक है। देख सकते हैं आप, नोट्स बनाते रहिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आरएनए और इसके प्रकार, आरएनए एंड इट्स टाइप्स।
आरएनए आमतौर पर एक सूत्री सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। इसमें डीऑक्सीराइबोज के स्थान पर राइबोज शर्करा और थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजनस क्षार पाया जाता है। आरएनए इज टिपिकली अ सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। It features a ribose sugar backbone instead of deoxyribose and replaces thymine with uracil। ठीक है, तो जो आपका आरएनए होता है उसमें क्या होता है, थाइमिन के जगह पे यूरेसिल हो जाता है। प्रकार देख लेते हैं। हिंदी में है आपका कोशिकीय आरएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आरआरएनए, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। कुल आरएनए का सर्वाधिक भाग 80% ये राइबोसोम का संरचनात्मक घटक बनता है और सबसे स्थिर आरएनए होता है। उसके बाद है आपका टीआरएनए, स्थानांतरण या फिर ट्रांसफर आरएनए। इसे घुलनशील आरएनए, सॉल्युबल आरएनए या फिर एडाप्टर अणु भी कहते हैं। तो आप प्रश्न में पूछेगा सॉल्युबल आरएनए कौन है, टीआरएनए। ठीक है, यह कुल आरएनए का 10 से 15% होता है। इसका क्लोवर लीफ मॉडल हॉली ने दिया था। किसने दिया था? हॉली ने दिया था। इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल को पकड़कर राइबोसोम तक लाना है। इसमें एक एंटीकोडोन लूप होता है। तो एंटीकोडोन लूप भी किस में होता है? टीआरएनए में। ठीक है, फिर आपका एमआरएनए, मैसेंजर संदेशवाहक आरएनए। ये कुल आरएनए का सबसे कम भाग 2 से 5% होता है। तो सबसे कम भाग किसका होता है? एमआरएनए का। ये डीएनए से जेनेटिक कोड को लेकर राइबोसोम तक पहुंचता है। एक और काम पता चल गया हमको कि जो डीएनए का जेनेटिक मटेरियल होता है उसके कोड को राइबोसोम तक कौन पहुंचाता है? एमआरएनए। ये सबसे कम समय तक जीवित रहने वाला अनस्टेबल आरएनए है। ठीक है, rRNA represents the most abundant fraction 80% of total cellular RNA. It forms the structural and catalytic framework of ribosomes and is highly stable. tRNA, also called soluble RNA, sRNA or adapter molecule, making up 10 to 15% of the total pool. Its structural architecture is explained by Hawley-Cloverleaf model. It features an amino acid attached site at the 3'CCA and an anticodon loop that matches mRNA codons during translation. mRNA represents the least abundant fraction 2 to 5% but has high turnover rates. It carries transcript genetic instructions from genomic DNA to translation ribosomes. अगला है आपका आनुवंशिकीय, जेनेटिक्स। अब इसमें हमने मेंडल के नियम को दोहराना है जो हमने 12th में पढ़ा था। 12th के बाद तो सबने बंद कर लिया होगा फिर किताब। तो चलिए एक बात देखते हैं मेंडल के वंशानुक्रम के नियम। ठीक है, मेंडलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने उद्यान मटर यानी जो आपका गार्डन पी है, पाइसम सटाइवम भी कहते हैं, 7 वर्षों 1856 से 1863 तक संस्करण प्रयोग किए। मेंडल ने मटर के पौधे के 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का चयन किया था। मेंडल के कार्यों की दोबारा खोज 1900 में 3 वैज्ञानिक कौन कौन थे? ह्यूगो डिवरिच, कार्ल कोरेंस और एरिच वॉन सायरमैक ने की थी। ठीक है, known as father of genetics, conducted hybridization experiments on the garden pea Pisum sativum for 7 years, 1856 to 1863, tracking 7 pairs of contrasting traits. Mendel's long ignored publications were independently rediscovered in 19th century कह सकते हो, by Hugo Dievrich, Carl Correns and Erich von Techtmark। ठीक है, मेंडल के नियम को देखते हैं। फिर अब मेंडल के प्रयोगों के आधार पर 3 मुख्य नियम दिए गए। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब 2 विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधों में संकरण कराया जाता है तो हम F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, इसे हम प्रभावी डोमिनेंट कहते हैं। दूसरा लक्षण क्या हो जाता है? छिप जाता है, इसे हम अप्रभावी रिसेसिव कहते हैं। फिर आया अगला नियम, विसंयोजन पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। युग्मक निर्माण के समय 2 एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही एलील जाता है। ये नियम सार्वभौमिक, यूनिवर्सल है, इसका कोई अपवाद नहीं है। एकल संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का
फिनोटाइप अनुपात 3:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। तो आपको यह आना चाहिए, ठीक है, पूछ सकता है, प्रश्न बन सकता है, इंपोर्टेंट है। तो एकल संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात रेशियो कितना है? 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। उसके बाद है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये द्विसंकर क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। इसके अनुसार दो अलग अलग लक्षणों के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। द्विसंकर क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 होता है। इसका अपवाद सहलग्नता है, क्या है? लिंकेज है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये है आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ देते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को। इन अ क्रॉस बिटवीन प्योर कॉन्ट्रास्टिंग होमोजाइगस इंडिविजुअल्स ओनली वन पेरेंटल फिनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड इन द F1 generation, the dominant trait, while the other remains masked, the recessive trait. Law of segregation, alleles do not blend but separate cleanly during meiosis, ensuring a gamete receives only one allele. This law is universal and has no genetic exceptions. A standard monohybrid cross yields a phenotypic ratio of 3:1 and a genotypic ratio of 1:2:1. Law of independent assortment, derived from dihybrid crosses, states that alleles of two or more distinct genes assort into gametes independently of one another, yields a classic dihybrid phenotypic ratio of 9:3:3:1. लिंकेज इज अ मेजर एक्सेप्शन टू दिस लॉ। अब आते हैं बैक क्रॉस के बारे में और टेस्ट क्रॉस के बारे में जानते हैं। बैक क्रॉस क्या होता है? फिर जब F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण उसके दोनों पैतृक पौधे या तो प्रभावी या तो अप्रभावी शुद्ध में से किसी एक के साथ भी कराया जाता है तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। यानी जो आपके F1 पीढ़ी में जो नए पेरेंट्स प्लांट्स कह सकते हैं आप, ठीक है, इसके कॉन्टेक्स्ट में आप ये कह सकते हैं, जो आपका F1 पीढ़ी का पौधा था उसको उसके पेरेंट जिससे वो बना था उन दोनों में से या तो डोमिनेंट वाले के साथ या फिर रिसेसिव वाले के साथ किसी के भी साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। एनी क्रॉस बिटवीन एन F1 हाइब्रिड एंड ईदर ऑफ इट्स पेरेंटल स्टेट्स, ईदर होमोजाइगस डोमिनेंट TT कैपिटल TT, ठीक है, और होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल TT। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है? फिर परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस क्या कहेंगे हम? जब F1 पीढ़ी के अज्ञात हाइब्रिड का संकरण केवल शुद्ध अप्रभावी पैतृक यानी होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट स्मॉल TT के साथ कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। इसका उपयोग अज्ञात जीनोटाइप का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब आपसे पूछ देगा अज्ञात जीनोटाइप का पता लगाने के लिए कौन सा क्रॉस किया जाता है, तो कौन सा? टेस्ट क्रॉस। एकल संकर टेस्ट का क्रॉस का अनुपात हमेशा 1:1 और द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात हमेशा 1:1:1:1 होता है। A specific types of backcross where an F1 individuals with an unknown genotype is crossed explicitly with a homozygous recessive parent. It is used to determine if a dominant phenotype is homozygous or heterozygous. A monohybrid test cross yields a 1:1 ratio, while a dihybrid test cross yields a 1:1:1:1। ठीक है। उसके बाद है आपका गैर मेंडेलियन वंशागति, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, अपूर्ण प्रभाविता। इसकी खोज कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं इसको, और स्नैपड्रैगन के पौधों में की थी। इसमें F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण प्रभावी नहीं होता है, बल्कि दोनों के बीच का एक नया मिश्रित लक्षण प्रकट होता है, जिसे लाल RR और सफ़ेद स्मॉल RR, ठीक है, कैपिटल RR यानी लाल, स्मॉल RR यानी सफ़ेद, फूलों के संकरण करने से गुलाबी हो जाता है। ठीक है, कैपिटल R स्मॉल R फूल बनते हैं। इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का अनुपात समान रूप से 1:2:1 आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसने दिया था? कार्ल कोरेंस ने दिया था। इन्होंने मिराबिलिस जलापा
4 ओ क्लॉक प्लांट और स्नैपड्रैगन जैसे पौधों में क्या किया था, प्रयोग किया था। इसमें F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण नहीं दिखता, बल्कि दोनों के बीच में एक नया मिश्रित लक्षण प्रकट हो जाता है। जैसे कि लाल का हमने आर के मतलब सफ़ेद के साथ जब हमने उसका संकरण किया तो हमें गुलाबी मिल गया, ठीक है, गुलाबी फूल मिल गए। और इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है फिर 1:2:1, ठीक हो गया। डिस्कवर्ड बाई कार्ल कोरेंस इन मिराबिलिस जेलेपा 4 ओ क्लॉक प्लांट एंड एंटीरेनियम मेजस स्नैपड्रैगन occurs when neither allele is fully dominant, producing an intermediate blended phenotype in the F1 heterozygote crossing pure red RR with white small rr flowers results in pink capital R small r offspring. The phenotypic and genotypic ratios are identical at 1:2:1. अब इसके बाद आता है आपका सहप्रभाविता। क्या आता है? सहप्रभाविता, जिसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, थोड़ा आपका ये ब्लर हो रहा है, लेकिन आप मेरे साथ सुनते रहिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसमें F1 हेट्रोजाइगस में दोनों एलील बिना मिश्रित हुए समान रूप से अपने फिनोटाइप को एक साथ प्रकट करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मानव का AB रक्त समूह यानी AB ब्लड ग्रुप और पशुओं के बालों का चितकबरा रंग यानी रोन कोट कलर। occurs when both alleles in heterozygote are fully and simultaneously expressed without blending, यानी बिना ब्लेंडिंग किए, ठीक है, बिना ब्लेंडिंग के दोनों अपने अपने गुण को एक साथ प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, क्लासिक एग्जांपल क्या है फिर? AB ब्लड ग्रुप वेयर बोथ IA एंड IB सुगर्स आर प्रोड्यूस एंड रोन कोट कलर इन कैटल, और क्या, चितकबरा रंग, पशुओं के जो बालों का रंग होता है ना वो भी। ठीक है, अब आगे की ओर पढ़ते हैं। बहुगुणित युग्म विकल्पी एवं रक्त समूह मल्टीपल एलिल्स एंड ब्लड ग्रुप। जब किसी एक ही लक्षण को नियंत्रित करने के लिए 2 से अधिक एलील पाए जाते हैं तो उसे हम बहुविकल्पिता कहते हैं। ये जनसंख्या के अध्ययन में दिखाई देती है। मानव का ABO रक्त समूह इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, AB और O। ठीक है, जिसे के लेंस्टाइनर ने खोजा था। इसे नियंत्रित करने वाले जीन I के 3 एलील होते हैं, IA, IB और IA, और IB आपस में सहप्रभावी हैं और जो आपका स्मॉल I पर प्रभावी हैं। इसलिए कुल 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप AB, AB और O बनते हैं। ठीक है, occurs when a single gene locus has 3 or more alternative allele forms within a population. A classic example is the human ABO blood group systems discovered by Carl Landis. It is governed by gene I which has 3 alleles, IA, IB and small I. IA and IB are co-dominant with each other and both are completely dominant over the recessive allele I. यानी जो स्मॉल वाला है ना, वो जो आपका रिसेसिव एलील था उससे ज़्यादा अपने आप को प्रभावित कर दिया, यानी अपने आप का डोमिनेंस, अपना दबदबा, उससे ज़्यादा अपना दबदबा बना लिया तो अपने गुण दिखाएगा ना। दिस जेनेटिक सेटअप प्रोड्यूसेस 6 डिस्टिंक्ट जीनोटाइप्स एंड 4 फंक्शनल फिनोटाइप्स। तो कौन कौन से हैं फिर वो आपके? A है, B है, AB है एंड O है। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है आपका लिंग निर्धारण तंत्र, सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। मनुष्यों में आप कैसे कैसे होता है फिर? ये तो पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मनुष्य में, ह्यूमंस में XX और XY सिस्टम। नर विषम युग्म की मेल हेट्रोगैमेटी तंत्र में मादा में समान लिंग गुणसूत्र, तो मादा में 44 तो दोनों में सेम है। बाकी के जो 2 हैं जो आपके क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, तो ये क्या है आपके XX, लेकिन मेल में क्या हो जाते हैं? XY हो जाते हैं। ठीक है, तो नर में असमान गुणसूत्र 44 + XY होते हैं। लिंग का निर्धारण पुरुषों के शुक्राणु या तो X या तो Y युक्त होता है। ठीक है, या तो X या तो Y से होता है। ड्रिवन बाई मेल हेट्रोगैमेटी, फीमेल्स कैरी आइडेंटिकल सेक्स क्रोमोसोम्स 44 + XX, while males carry distinct sex chromosomes 44 + XY. The father's sperm type carrying either
एन एक्स और वाई क्रोमोसोम डिटरमाइंस द ऑफस्प्रिंग सेक्स। ठीक है, अब आगे को बढ़ते हैं, पक्षियों में कैसे होता है। ठीक है, सब जानना जरूरी है, पशुधन प्रसार है, पशु पक्षियाँ सब चीज़ पढ़नी है। ठीक है, तो बर्ड्स में कैसे होता है, जेड जेड और जेड डबल सिस्टम। मादा विषम युग्मकीय फीमेल हेट्रोगैमेटी तंत्र, यहाँ नर समयुग्मकीय होता है, यहाँ उल्टा हो गया। ठीक है, वहाँ क्या था, नर क्या था आपका विषम युग्मकीय था, लेकिन यहाँ नर कैसा है, समयुग्मकीय। इसमें समान गुणसूत्र जेड जेड होते हैं, जबकि मादा विषम युग्मकीय होती है, इसमें असमान गुणसूत्र, एक जेड होता है एक डब्ल्यू होता है। अतः अब बताइए फिर लिंग का निर्धारण कौन करेगा, तो ये मादा के अंडे करेंगे। कौन करेगा, मादा के अंडे, क्योंकि उसमें असमान गुणसूत्र है। ठीक है, किसमें, पक्षियों की बात चल रही। ड्रिवन बाई फीमेल हेट्रोगैमेटी, मेल्स आर होमोगैमेटिक जेड जेड वाइल फीमेल्स आर हेट्रोगैमेटिक जेड डबल। इन बर्ड्स द मदर एक्ट टाइप्स डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अब आती मधुमक्खी की बात, किसकी, मधुमक्खी की। ठीक है, हनी बीज हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम, इसे अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म कहते हैं। रानी और श्रमिक मक्खियाँ निषेचित अंडों से बनती है। तो रानी और श्रमिक जो आपकी मक्खियाँ हैं वो किससे बनेगी, निषेचित अंडों से बनेगी। और द्विगुणित 2n = 32 होती है। नर मक्खियाँ यानी जो आपके ड्रोन्स हैं अनिषेचित अंडों से बिना निषेचन के बनते हैं। ठीक है, जो फर्टिलाइज नहीं है ना एग, उससे बनते हैं, जिसे अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये अगुणित n = 16 होते हैं। नर मधुमक्खियों के पिता नहीं होते और ना ही उनके पुत्र हो सकते हैं, लेकिन उनके दादा और नाती होते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने अच्छे ढंग से समझाया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, गवर्न बाय अ यूनिक हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म, queens and sterile worker bees develop from fertilized eggs and are diploid to n = 32. Male bees drones develop from unfertilized eggs via Arnetococcus parthenogenesis, making them haploid n = 16. Consequently, drones lack fathers and cannot sire sons, but they have grandfathers and grandsons. अब आगे की ओर बढ़ते हैं, भाग 4 को देखते हैं। मानव आनुवंशिकीय एवं क्रोमोसोमल विकार, इंपोर्टेंट है, ह्यूमन जेनेटिक्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। वंशावली विश्लेषण एवं लिंग संलग्न रोग, पेडिग्री एनालिसिस एंड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। अब फर्स्ट देखते हैं फिर वंशावली विश्लेषण। मानव में नियंत्रित संकरण संभव नहीं है, इसलिए कई पीढ़ियों के पारिवारिक इतिहास के लक्षणों के रिकॉर्ड को एक आरेख या पारिवारिक वृक्ष फैमिली ट्री के रूप में प्रदर्शित करना वंशावली विश्लेषण कहलाता है। इसका उपयोग आनुवंशिक रोगों की वंशागति के पैटर्न को समझने में होता है। कंट्रोल्ड ह्यूमन क्रॉसेस आर नॉट एथिकली पॉसिबल। इंस्टेड ट्रैकिंग traits across generation using a standardized family tree diagram is called pedigree analysis. It helps determine if a genetic disorder is dominant, recessive, autosomal or sex linked. लिंग संलग्न आनुवंशिकता, ऐसे रोग जिनके एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्रिस क्रॉस तरीके से जाते हैं, यानी नाना से नाती में माता के माध्यम से। ठीक है, नर केवल एक एक्स गुणसूत्र होने के कारण इन रोगों को तुरंत ग्रसित हो जाते हैं, जबकि मादाएं आमतौर पर केवल वाहक होती है। यानी ऐसे जो आपके विकार है ना, ये क्या करती है, माताएं एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, माताओं को नुकसान नहीं होता, लेकिन नर क्या हो जाता है, इफेक्ट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका जैसे हीमोफीलिया। क्या है हीमोफीलिया, इसे शाही बीमारी रॉयल डिसीज भी कहते हैं, क्योंकि यह इंग्लैंड के राजघराने में फैली थी। इसमें रक्त का थक्का बनाने वाले कारक जैसे फैक्टर आपका 8th है और 9th है की कमी के कारण चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होता। ठीक है, तो हीमोफीलिया आपने देखा। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, इससे ग्रसित रोगी लाल और हरे रंग, रेड एंड ग्रीन कलर में अंतर नहीं कर पाता, इसे डाल्टनवाद, डाल्टनिज्म भी कहते हैं। Traits governed by genes on sex chromosomes, mostly the X chromosomes, exhibit a classic criss-cross inheritance pattern, passing from grandfather to grandson via a carrier daughter. Males are hemizygous for X-linked genes, meaning a single mutant allele.
causes the disease. Females are usually unaffected carries. Hemophilia, bleeder disease भी कहते हैं इसको हम, known as the royal disease. अब रॉयल डिसीज आपको आना चाहिए, ठीक है, किसको कहते हैं? हीमोफीलिया को. ड्यू टू इट्स प्रेजेंस इन क्वीन विक्टोरिया लीनियज, दिस म्यूटेशन डिसरप्ट ब्लडिंग क्लॉटिंग cascades affecting factor 8th and 9th, causing continuous bleeding from minor injuries. Colorblind, an X-linked recessive defect that impairs cone cell development, preventing individuals from distinguishing between red and green wavelengths. अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, आनुवंशिक और गुणसूत्रीय विकार, जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. सबसे पहला है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, थैलेसीमिया. ठीक है, यह एक ऑटोसोमल अप्रभावी, ऑटोसोमल रिसेसिव मात्रात्मक विकार, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है. इसमें हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन श्रृंखलाओं अल्फा या बीटा चेन का संश्लेषण कम या बंद हो जाता है, जिससे तीव्र एनीमिया, आरबीसी का अत्यधिक विनाश हो जाता. ठीक है, किसमें? थैलेसीमिया में. एन ऑटोसोमल रिसेसिव क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर, म्यूटेशंस कॉज a reduced synthesis rate of globin chains alpha or beta, leading to abnormal hemoglobin formation and several hemolytic anemia. अगला है, ये भी आपने सब पढ़े होंगे. ठीक है, अभी सब आपका रिकॉल हो रहा होगा कि अच्छा 11th-12th में बहुत मजे किए. ठीक है, डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी. अब इसमें क्या होगा फिर? जो आपका लैंगडाउन है, लैंगडाउन ने इसकी खोज की थी, मान लीजिए लैंगडाउन 1866 द्वारा खोजा गया. ये गुणसूत्र संख्या 21 की एकाधी सूत्रता यानी ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 के कारण होता है. इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 47. देखिए 45 प्लस XX यानी 45 प्लस XY हो जाती है. इसके मुख्य लक्षण है छोटा कद. क्या हो जाता है? छोटा कद और गोल सिर, खुली हुई जीभ, हथेली पर गहरी क्रीज, सिमियन क्रीज और मंदबुद्धि. ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम का ये लक्षण है. जो आपका 21वां गुणसूत्र है उसमें क्या हो जाएगा? एकाधी सूत्रता, ट्राइसोमी, एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा. ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 47, जबकि होते कितने हैं? 46. ठीक है, 47 तो नहीं ना किसी के पास, नहीं होंगे. ठीक है, ठीक है, जोक्स अपार्ट. क्या होगा? 47 अगर किसी का होता है तो उसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम. क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम. अब आगे की ओर पढ़ते हैं. फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडॉन डाउन 1866, caused by the trisomy of autosomal chromosome 21 due to meiotic non-disjunction. The affected individual carries 47 chromosomes, 45 plus XX or 45 plus XY. Clinical features include short stature, a furrowed tongues, a distinct palmar crease, flat facial features and mental retardation. ठीक है, अब आता है, अब इसका छोटा भाई आता है टर्नर सिंड्रोम. कौन है? टर्नर सिंड्रोम. इसमें 45 हो जाते हैं गुणसूत्र. कितने हो जाते हैं? 45. एक्सो. हिंदी में पढ़ते हैं पहले. यह एक लिंग गुणसूत्रीय असगुणिता है जिसमें मादा में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है. अब पूछ सकता है, ठीक है, किस में होती है करके भी, तो किस में होती है? मादा में. मोनोसोमी कहते हैं इसको, एक्सो. इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 45. कितनी हो जाती है? 45. 44 प्लस एक्सो होती है. ग्रसित रोगी बांझ स्टेराइल मादा होती है. ठीक है, जिसके अंडाशय अल्प विकसित होते हैं, रूडिमेंट्री ओवरीज होते हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है. हो गया. Caused by sex chromosomes monosomy in females where one X chromosome is missing. 45 XO arrangement. Affected individuals have 45 chromosomes, 44 plus XO. Phenotypically, they present as sterile females with webbed necks, rudimentary ovaries and underdeveloped secondary sexual characteristics. उसके बाद आता है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. क्या आता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. इसमें क्या होता है फिर? इसमें होते हैं आपके 47 हो जाते हैं. कितने हो जाते हैं? 47. और होते क्या क्या है? XXY हो जाता है. ठीक है, ये पुरुष में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र के आ जाने के कारण होता है. पुरुष में कितने होते हैं फिर? देखिए, बताइए. पुरुष में क्या होता था? 44 होता था आपके सोमेटिक सेल्स. उसके बाद आपके जो क्रोमोसोम्स होते थे वो होते थे XY. अब यहाँ एक और X एक्स्ट्रा आ गया.
ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ट्राइसोमी। क्या कहेंगे? ट्राइसोमी, XXY। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। ग्रसित रोगी पुरुष होता है। कौन होता है फिर? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में होता है? पुरुषों में होता है। लेकिन उसमें मादाओं जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे स्तनों का विकास होना, जिसे जिसे क्या कहते हैं हम? ग्लाइनेकोमेस्टिया। क्या कहते हैं? ग्लाइनेकोमेस्टिया। अब आपसे प्रश्न पेपर में क्या बन जाएगा ना, ग्लाइनेकोमेस्टिया किस सिंड्रोम के कारण होता है? तो किसकी वजह से होता है फिर? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की वजह से। ठीक है, ये पुरुष बांझ स्टेराइल होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? बांझ होते हैं, यानी बच्चे आगे नहीं कर सकते, अपनी संतति को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, कॉज बाई एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स इन मेल्स रिजल्टिंग इन अ 47XXY क्रोमोसोमल एरे। Affected individuals have 47 chromosomes, 44 plus XXY. They develop as sterile males with long limbs, sparse body hair, and feminine features like breast developments, a clinical condition called क्या कहते थे? गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, अब अगला है आपका सहलग्नता, जीन विनिमय एवं उत्परिवर्तन। क्या है? जीन विनिमय एंड उत्परिवर्तन। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, भाग जो 5 है आपका, अब हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने जो थॉट्स है, अपने फीडबैक्स है ज़रूर दीजिएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।